आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें क्लास 7 और क्लास 8 में पढ़े हुए टॉपिक्स को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा दैट इज फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस तो हमने छोटी क्लासेस में डिफाइन किया था। फिजिकल चेंजेस are those changes physical changes are those changes in which no new substance is formed, no new substance is formed। ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई नई सब्सटेंस ना बने उन्हें हम बोलते थे फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो एक फिजिकल चेंज है। अभी हम ये देखेंगे कि इसको हम फिजिकल चेंज क्यों कह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक कंटेनर में आइस प्रेजेंट है। आइस प्रेजेंट है, आइस को हम क्या कह सकते हैं, मतलब आइस है तो पानी ही, पानी लेकिन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। जैसे ही मैं इसको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड वाटर के अंदर, लिक्विड वाटर। यहाँ पे क्या था मेरे पास, आइस, रूम टेम्परेचर पे आइस लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर के अंदर। अब देखो, इसको हम अगर वैसे शो करना चाहें तो हम इसको दिखा सकते हैं। आइस को हमने ऐसे लिखा, आइस जो है रूम टेम्परेचर पे किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड वाटर में। हम इसको ऐसे शो ना करके हम लिख सकते हैं H2O। आइस को हम लिख सकते हैं, जो आइस है क्या, है तो पानी ही, तो उसको लिख सकते हैं हम H2O, ब्रैकेट में उसकी स्टेट डिफाइन कर दे S। इसका मतलब होता है सॉलिड। आप जो ब्रैकेट में लिखते हो, बेस में जो ब्रैकेट में लिखते हो वो डिफाइन करते हो उस सब्सटेंस की स्टेट। जो हमारी मैटर है वो मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हम एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को हम ब्रैकेट में एल से डिनोट करते हैं और गैसेस को हम ब्रैकेट में जी से डिनोट करते हैं। तो हमने ये डिनोट कर दिया H2O सॉलिड। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पानी है वो किस स्टेट, कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट, व्हेन इट इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, जब हमने इसको रूम टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गई, H2O लिक्विड। अब देखो, यहाँ पे भी हम H2O लिख रहे हैं, यहाँ पे भी हम H2O लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रही है। पानी था वो अभी भी क्या है, पानी ही है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट जो है वो है आपका केमिकल चेंजेस। व्हाट आर केमिकल चेंजेस, केमिकल changes, again we are with the same question, what are chemical changes। chemical changes क्या होते हैं और किन्हें हम chemical changes बोलते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, chemical changes are those changes, chemical changes are those changes in which new substance is formed, new substance is formed। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ऐसा चेंज जिसमें क्या हो जाए, कोई एक नई सब्सटेंस बन जाए, उसे हम बोलेंगे केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल में आप ले सकते हो बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमारे आसपास मतलब कि हम बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी जो है चूल्हे का यूज हो रहा है, लकड़ी का यूज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस को एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, ठीक है।
कुछ टाइम बाद वो लकड़ी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वुड को जब हमने बर्न किया, वुड को जब हमने बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, ऐश के अंदर। अब क्या आप इस ऐश को, ऐश मतलब क्या हो गया आपकी राख, क्या आप इस ऐश को वापस से वुड में कन्वर्ट कर सकते हो, नो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाली चीज की अगर हम बात करें तो उसमें हम H2 जो लिक्विड की फॉर्म में था, अगर हम उसको फ्रीजर में रखते थोड़े टाइम के लिए तो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसीलिए हमने उसको हम बोल सकते थे रिवर्सिबल चेंज। लेकिन यहाँ पे ऐश जो है वो एक न्यू सब्सटेंस है, अब वो वुड के जैसे नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज वुड के जैसे नहीं है। मान लो अब हम क्या करते हैं, जैसे वुड है हमारी, हम उसको जब जला रहे हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है या वो हमें वो कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि भाई जो ऐश की जो प्रॉपर्टीज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है वुड से, अब हम वुड को जला के जो है फिर से कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जो ये है ऐश, हम ये क्या कह रहे हैं कि न्यू सब्सटेंस बन गया आपके पास, तो इसको हमने नाम दिया केमिकल चेंज का। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो हम ले सकते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वो ऑक्सीजन जाके हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट सेल्स के पास जाके वहाँ पे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में यूज होता है और CO2 को एज ए प्रोडक्ट या फिर हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है, बिकॉज हमने इनहेल क्या किया ऑक्सीजन, लेकिन हमने एक्सहेल क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है प्लस में ऑक्सीजन जो हमने इनहेल किया, ये किसके लिए काम आया, इसने इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना 6CO2, 6 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने प्लस में 6H2O। ये जो थे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। अब ये था मतलब हमने क्यों फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को रिमाइंड करने की जरूरत पड़ी, वो ये है, हम कह सकते हैं whenever there is a chemical change there is always a chemical reaction behind it। जब भी आपका कोई केमिकल चेंज होता है, आपके आसपास कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही होगी, ठीक है। इसके रेस्पिरेशन के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन थी वो ये देख ली। इसके बाद जो है आपके चैप्टर से शुरू करते हैं हम, आपके चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें उसको समझाने के लिए केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए 3 एक्टिविटीज दी हुई है। तो हम देखते हैं पहले एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी 1.1, ठीक है। इस एक्टिविटी में वो बता रहा है मेनली, मैं उसको कम्प्लीटली लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के बता रही हूँ, उसके अंदर जो मेंशन है, जो एक ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो बता रही है। उसमें उसने बताया कि हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने बताया कि जो ये है, जो भी उसने उस एक्टिविटी में किया वो क्या है, आपका एक केमिकल चेंज है। अब उस केमिकल चेंज के पीछे जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्सिबल है उस केमिकल चेंज के लिए, उसको देखते हैं हम। मैग्नीशियम, उस केमिकल चेंज को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो क्या है, हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये आपकी उस एक्टिविटी में कोई चेंज, मतलब कि जो आपका जो चेंज हुआ केमिकल चेंज, उस केमिकल चेंज के बिहाइंड जो रिएक्शन है जिसकी वजह से वो केमिकल चेंज हो रहा है वो ये है। इस केमिकल रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम हमारा एक एलिमेंट है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ये आप अपने क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा मैग्नीशियम एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन क्या है, सॉरी मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को, ये केमिकल रिएक्शन है,
इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिए जा सकते हैं, मतलब सिंबल्स के हर एक जो एलिमेंट्स हैं, हर एक कंपाउंड्स है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। उनका हर एक का कुछ ना कुछ फॉर्मूला, कंपाउंड्स का कुछ फॉर्मूला होता है, एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स होते हैं, तो उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन फॉर्मूले, जो कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी जिसमें आपको डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन किस तरीके से हम जो है ये फॉर्मूले, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO कैसे लिख दिया, ये सारी एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बनाई जाएगी। अभी हमें क्या देखना है, इसके साथ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखना है हमने, यहाँ पे हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम एलिमेंट था जो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ टू गिव ए कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर हम ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अलग था, मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, और दोनों कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी क्या हो गया, हमने केमिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो ये जो है, ये केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल चेंज के पीछे का जो रीजन है वो ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं, स्टेट मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी मेटल्स, मैग्नीशियम है वो एक मेटल है, तो मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। ऑक्सीजन जो है, हम सबको पता है ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो भी पता है मैंने, सॉलिड को हम S लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्रैकेट में, गैसेस को हम ब्रैकेट में G करके, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी क्या है आपका, एक सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नई सब्सटेंस मिल रही है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज भी है, और उस केमिकल चेंज के रिस्पॉन्सिबल जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2, उसमें उसने बताया है कि आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं। एक है आपके पास लेड नाइट्रेट, उसके साथ वो ऐड कर रहा है या फिर रिएक्ट करवा रहा है इसको पोटेशियम आयोडाइड, और आपके पास मिल रहे हैं लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो इसमें क्या है, जो लेड नाइट्रेट है वो एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो लेड नाइट्रेट है, जो कंपाउंड लेड नाइट्रेट है, वो वाइट कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है। सिमिलरली जो पोटेशियम आयोडाइड है वो भी आपका एक वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो लेड आयोडाइड है ये आपका येलो कलर का है, और पोटेशियम नाइट्रेट है वो आपका फिर से वाइट कलर का है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि हमारे पास लेड नाइट्रेट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे PbNO3 ब्रैकेट में ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki है आपका। लेड आयोडाइड प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको, लेड आयोडाइड दैट इज PbI2। ठीक है, प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे जो किसमें थे, वाइट कलर में थे, और हमें इस दोनों को रिएक्ट करा के हमें क्या मिला, दो न्यू सब्सटेंसेस मिले। उनमें से एक का जो कलर था वो क्या था, येलो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मान लो जैसे हमने लेड नाइट्रेट को मिक्स करा पोटेशियम आयोडाइड के साथ और हमें कुछ येलो कलर का कंपाउंड मिला। अभी हमें नहीं पता कि भाई ये रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन जब हमें पता ही नहीं है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन इसके यहाँ पे हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में कोई ऐसा चेंज जहाँ पे या तो आपकी स्टेट चेंज हो जाए या फिर सब्सटेंसेस के कलर चेंज हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो जो ये रिएक्शन है
जो ये चेंज है आपका, अगर मैं इस चेंज की बात करूं तो इस चेंज को हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं? बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन कलर। हमने ये देखा कि हमने जैसे ही हमने इन दो सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस को मिक्स करा तो हमें एक अलग कलर का सॉलिड सब्सटेंस मिला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? चेंज इन कलर देखा। तो चेंज इन कलर से एक कोई ऐसा केमिकल चेंज जहाँ पे क्या हो रहा हो, चेंज इन कलर हो रहा हो, हम ये कह सकते हैं वहाँ पे क्या होगा? एक केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब केमिकल रिएक्शन को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहीं पे आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप क्या देखोगे? या तो उसका कलर चेंज हो जाए या फिर आगे वाली एक्टिविटीज में दो प्रॉपर्टीज और होंगी, वो और बताते हैं। एक्टिविटी 1.3 में इसने क्या बताया कि हमने एक कॉनिकल फ्लास्क आप लैब में देखोगे कुछ इस तरीके का एक ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क एक इस तरीके का अपैरेटस होता है जो आप लैब में यूज करते हो। जब इसने बताया एक्टिविटी 1.3 में उसने बताया कि जब आप इसमें आपने लिए जिंक ग्रैन्यूल्स, इसका मतलब है, इस वर्ड का मतलब है पीसेस। आपने जिंक के छोटे छोटे पीसेस लिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया, ये मेरे पास छोटे छोटे जिंक के पीसेस थे और ये कह रहा है इस एक्टिविटी में कि आपने कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स लिए और आपने उसके अंदर ऐड किया। आप दो चीजें ऐड कर सकते हो, एक तो आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप फॉर्मूले से कैसे रिप्रेजेंट करते हो? HCl। ठीक है, दूसरा इसे बोला कि या तो आप ये एसिड ऐड कर लो या फिर आप ऐड करो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जो फॉर्मूला है दैट इज H2SO4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसने बताया कि जैसे ही हमने यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लेके उसके अंदर यहाँ से हमने HCl या फिर H2SO4 दोनों एक साथ ऐड नहीं करने हैं हमने, या तो आप HCl ऐड करो या फिर आप H2SO4 ऐड करो। और उसके अंदर उसने ऑब्जर्व क्या करा? उसने ऑब्जर्व करा कि जो आपके पास एक मेटल का सोल्ट बनता है और दूसरा आपके पास यहाँ से इस कॉनिकल फ्लास्क से कोई गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस केमिकल चेंज के बिहाइंड कौन सी केमिकल रिएक्शन है, कौन सी केमिकल रिएक्शन इस एक्टिविटी में हो रही है वो देखना है हमने। तो अभी हम देखो जिंक के जो पीसेस हैं, मतलब है तो ये सारे जिंक के पीसेस हैं, है तो ये जिंक मेटल ही, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जिंक और इसकी स्टेट बताएंगे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, जो पीसेस है वो सॉलिड है। जिंक सॉलिड हम पहले ले रहे हैं कि हमने ऐड करा है डाइल्यूट HCl, ये ऐड करा है हमने। तो ये आपकी एक जनरल रिएक्शन लिखती हूँ मैं। कोई भी जो मेटल है, कभी भी कोई मेटल रिएक्ट करती है डाइल्यूट HCl, इसके नाम में ही देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? एसिड। जब भी कोई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें क्या मिलता है? उस मेटल का सोल्ट मिलता है, प्लस में क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये होता है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है हमें उस मेटल का सोल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब देखो जिंक सॉलिड में हमने ऐड करा डाइल्यूट HCl। अब देखो जो HCl है वो H प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जो जिंक है ये कंबाइन करता है इसके एनायन के साथ। ये कैटायन है, कैटायंस और एनायंस का कंसेप्ट भी क्लियर होगा अभी आपको कि जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है हम उसे एनायन बोलते हैं। तो जो ये आपका जिंक जो मेटल है वो कंबाइन करेगा इन एनायंस के साथ टू गिव मेटल सोल्ट। तो हमें यहाँ पे मिलेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब देखो जब भी किसी रिएक्शन में हमें कोई गैस इवॉल्व होती है, किसी रिएक्शन में हमने दो चीज़ों को मिक्स करा और एक जो उनके मिक्स करने से कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन में कोई गैस निकल रही है तो हम उसको इस अपवर्ड एरो से शो करते हैं
बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है, मान लो इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने जिंक लिया, HCl डाला, जिंक क्लोराइड बन जाएगा जो इस कॉनिकल फ्लास्क में ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस वो तो गैस है, वो अब इस कॉनिकल फ्लास्क में बैठेगी नहीं। वो क्या है, जब कंटेनर हमारा ओपन है तो वो इस कंटेनर के थ्रू इसके यहाँ से एस्केप करेगी, ठीक है। तो उसको हमने दिखा दिया हाइड्रोजन और ये अपवर्ड एरो के साथ। ये हमारी रिएक्शन हो गई जब हमने कौन सा एसिड डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है, दूसरी रिएक्शन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, जिंक प्लस में डाइल्यूट H2SO4। अब जो H2SO4 है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं आपके 2H प्लस और आपके SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे उसको क्या मिल रहे थे, Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो जिंक था वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा था, यहाँ पे जो जिंक है वो कंबाइन करेगा इन SO4 2 नेगेटिव के साथ। तो कंबाइन करके क्या बनाएगा आपके पास, ये ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस दोनों केस में मिलेगी आपको, ठीक है। ये हो गया। अब जो है इसके बाद ये जो है दोनों केस के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन देखी। अब देखो एक्टिविटी जो 1.2 थी उसमें हमने क्या देखा, चेंज इन कलर आ रहा था, कोई केमिकल चेंज हो रहा था और उस केमिकल चेंज को हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे, बाय चेंज इन कलर। जो ये है इस एक्टिविटी में पहले हम देखते हैं कि भाई इस एक्टिविटी में हम रिएक्शन को छोड़ देते हैं अभी, इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व करा। इस एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व करा कि जब हमने जिंक के अंदर ये डाइल्यूट HCl डाला तो एक गैस इवॉल्व हुई और हमें कैसे पता चला कि भाई जो गैस इवॉल्व है वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को तो उसके लिए 2-3 गैसेस के लिए आपके पास टेस्ट है, अगर वो आप टेस्ट करते हो तो आपको वो पता चल जाता है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए ये है, हाइड्रोजन गैस burns with pop sound। अब देखो अभी हमने क्या देखा कि भाई जो कॉनिकल फ्लास्क था हमारा उसमें क्या हो रहा था, उस कॉनिकल फ्लास्क में आपकी H2 जो थी वो यहाँ से रिलीज कर रही थी। ये देखा जब हमने जिंक में डाइल्यूट HCl डाला तो यहाँ से H2 गैस इवॉल्व हुई। तो हम क्या करेंगे, हम एक बर्निंग मैचस्टिक, एक जलती हुई मैचस्टिक को इस कॉनिकल फ्लास्क के माउथ के पास लेके आएंगे। जैसे ही हम एक बर्निंग मैचस्टिक को यहाँ पे लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड करके प्रोड्यूस होगा। उस पॉप साउंड को सुन के हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ से इस कॉनिकल फ्लास्क से कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमने क्या ऑब्जर्व करा, जैसे ही हमने इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करा तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क था इसका जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा राइज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमें थोड़ा सा गर्म लगा, ठीक है। तो एक्टिविटी अब हमने ये देखना है कि भाई जो एक्टिविटी 1 में जो 1.2 में जो केमिकल चेंज है, 1.3 में जो केमिकल चेंज है, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 1.2 था उसमें क्या था आपका, हम क्या कर रहे थे, एक्टिविटी 1.2 में पोटेशियम नाइट्रेट के लेड नाइट्रेट के अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड जब डाला था तो एक अलग कलर का चेंज इन कलर आ रहा था, वाइट, हमने 2 वाइट कलर के सब्सटेंसेस लिए थे और हमें जो प्रोडक्ट मिला था उसमें जो एक सब्सटेंस था वो हमारा येलो कलर का था, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा चेंज इन कलर से हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे कोई चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है और उस केमिकल चेंज के बिहाइंड हमने केमिकल रिएक्शन देखी, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में क्या था कि हमने देखा कि एक हमारी क्या है, जो कॉनिकल फ्लास्क था आपका उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपकी कोई गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। वो हम कैसे बताएंगे, अगर हमारे पास मान लो क्या हो जाए, कोई चेंज इन कलर हम ऑब्जर्व करें, कोई 2 रिएक्शंस को मिक्स करें और हमें क्या दिख जाए, चेंज इन कलर दिख जाए, ठीक है। दूसरा कोई गैस इवॉल्व हो जाए या फिर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो उन केसेस में हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे वो चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रही है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर हमें डिफाइन करने को मिल जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका वो था मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहाँ पे क्या था, आपका एक जो रिएक्टेंट था वो क्या था, ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट था वो क्या था आपके पास, सॉलिड। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन था,
प्रोडक्ट में आपका सिर्फ सॉलिड था। तो आप एक रिएक्शन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि अगर आप कहीं पे ये 3-4 चीजें ऑब्जर्व करो तो आपने ये समझना है कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो 3-4 चीजें जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आ गया आपका नंबर 1, चेंज इन स्टेट। ये हम कौन सी एक्टिविटी से समझे, जब हमने क्या करा, Mg प्लस में O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक गैस भी प्रेजेंट थी, एक सॉलिड प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई गैस नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। नेक्स्ट जो है, उसके बाद हम कह सकते हैं चेंज इन कलर। ये हमें हमारी एक्टिविटी 1.2 से समझ आया। थर्ड जो हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। या तो आपकी स्टेट चेंज हो जाए या फिर कलर चेंज हो जाए। ये दोनों जो पॉइंट थे ये हमने कौन सी एक्टिविटी से पढ़े, एक्टिविटी 1.3 में, क्योंकि वहां पे जो कॉनिकल फ्लास्क था उसका टेम्परेचर भी राइज हो रहा था और वहां पे हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, एक गैस भी इवोल्व हो रही थी। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ये 3-4 चीजें, ये सब चीजें ऑब्जर्व हो कि भाई हमें एक स्टेट चेंज, हमने कोई केमिकल चेंज हुआ यहाँ पे, वहाँ पे स्टेट चेंज कर रही है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या फिर कोई गैस इवोल्व हो, तो वहाँ पे देयर इज ऑलवेज ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस देयर। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो था, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अब तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही लूँ तो मैं क्या बता रही हूँ, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताना है कि हम केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से शो करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शन को हम शो करते हैं एक एरो से। ठीक है, जिसका हेड पॉइंट करता है किसकी साइड, उस न्यू सब्सटेंस की साइड जो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम पे बनी है। ठीक है, और जो ये है मान लो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब रिएक्शन के टाइम पे जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट्स। इन दोनों को हम नाम देते हैं रिएक्टेंट्स। The substances which react during a chemical reaction to give a new substance are called reactants, and the new substance formed during that chemical reaction is called product. ये है हम मतलब एक केमिकल रिएक्शन में जो चीजें रिएक्ट कर रही होती हैं, ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक नई सब्सटेंस बनाने के लिए। तो जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो न्यू सब्सटेंस आपके पास बना उस रिएक्शन की वजह से उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट। और एक रिएक्शन को हम रिएक्टेंट्स के बीच में जो साइन है, जो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से दिखा रहे हैं, प्लस के साइन के साथ। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उनको भी हम उनके बीच में प्लस के साइन से शो करते हैं। ठीक है, दूसरा एक केमिकल रिएक्शन को एक एरो से शो करते हैं, जो एरो का हेड है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, प्रोडक्ट्स की साइड पॉइंट कर रहा है, और हमें क्या बता रहा है, जो ये एरो है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि जो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ये रिएक्शन है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन एक होगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो ये एरो है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।